हेलो दोस्तों, आज जो है हम एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखने जा रहे हैं ऑफ सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट में आए थे, ताकि इस बार जो है हमारी प्रिपरेशन हम उसके अकॉर्डिंग कर पाएँ। टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स रेगुलर 85 एंड प्राइवेट के 100। ओके, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ओके, यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट पेज ऐसा ही जा रहा है, सेक्शन ए। ठीक है, तो सेक्शन ए पर आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय 7x5 है मार्किंग। ओके, 5 क्वेश्चंस हैं जो 7 मार्क्स ईच हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। उदारीकरण के लाभ बताइए। इलेक्ट्रेट एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। तो शॉर्ट में अगर देखें, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो रिमूविंग अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम बिजनेस। पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो जो है थोड़ा मुश्किल पड़ता था। तो लिबरलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी 1991 में आई थी, जिसका एक प्रोविजन था बिजनेस को लिबरलाइजेशन में लाना, कि उन्हें लिबरल करना, जो भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटाना। तो उसी के ही एडवांटेजेस पूछे गए हैं। फिर इसी के ही और आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। व्यवसाय के आंतरिक वातावरण को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे कि हमने देखा, बिजनेस एनवायरनमेंट दो उसमें क्लासिफाइड है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट जो बाहरी चीज़ों से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो बिजनेस के में ही रहते हुए उन चीज़ों से हमें इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो उसके बारे में हमें लिखना है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक क्या है? स्पष्ट कीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सप्लेन। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यूजली जो है जब हम बाहर आउट ऑफ और कंट्री जब बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तब जो हमें फॉरेक्स की ज़रूरत पड़ती है, दूसरी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है हमें तब हेल्पफुल रहता है। ठीक है, फिर जो है जिला उद्योग केंद्र को समझाना है। एक्सप्लेन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंडस्ट्री सेंटर रहते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रावधानों को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट एक्ट जब कोई इन्वेंशन करता है या कुछ नई चीज़ बनाता है, तो वो उसका पेटेंट करवा लेता है, ताकि कोई दूसरा जो है उस पर वो हक ना बना पाए कि ये जो है उसने काम किया है या क्या। तो वही होता है पेटेंट एक्ट 1970। तो उसके पूरे जो प्रोविजंस हैं वो हमें डिस्कस करने हैं अंडर दिस। फिर इसके और क्वेश्चन को यदि हम रीड करें, उपभोक्ता संरक्षण 1986 क्या है? व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए उनके इंटरेस्ट को, ताकि जो है उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो पाए, है ना, और उनके डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट हो पाए। यदि कोई मैटर फंस जाता है जहाँ पे कंज्यूमर को हार्म पहुँचाया गया है, तो कुछ उन्होंने कंप्लेंट किए, तो उसका सेटलमेंट हो पाए। इसलिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाई गई है, कि उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, और दूसरा उनके कन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट हो पाए, है ना। तो ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर आगे देखिए हम, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ओके, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अलग अलग सेक्टर की तरफ, कि क्रेडिटर्स की तरफ क्या बनती है, कंज्यूमर की तरफ। जैसे कंज्यूमर के उससे हम देखें कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो रीजनेबल रेट पे उन्हें गुड्स प्रोवाइड किया जाए, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, है ना, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं किया जाए। वैसे ही बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं किया जाए, है ना, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। इस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, क्रेडिटर्स के लिए क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, गवर्नमेंट की तरफ क्या है, जैसे कि टैक्स भरना, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। सामाजिक संस्कृतियों
मूल्यों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशो कल्चरल वैल्यूज़। जो हमारे सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। यस, क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसाय की तकनीकी पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन। तो टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से, चेंज इन टेक्नोलॉजी से जो है बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि कोई नई मशीनरी आ गई तो ऑब्वियसली यदि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो कहीं ना कहीं जो पिछली टेक्नोलॉजी है, पिछली जो मशीनरी होगी उसके कंपैरिजन में उसकी ग्रोथ क्या है, तो उस चीज़ों को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, बढ़ते हैं हम आगे विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का ही इंटरनल चॉइस है। ओके, फ्रेंचाइजी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेंचाइजी बिजनेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। फ्रेंचाइजी बिजनेस, जब हम अपनी बिजनेस की शाखा जो है किसी दूसरे को ऑथराइज करते हैं, वो किसी दूसरी जगह जो है ब्रांच खोल सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। जैसे बहुत सारे बिजनेस जो हैं इसी मॉडल पे चल रहे हैं जो कि फ्रेंचाइजी है। जैसे कि हमने देखा है MBA चाय वाला, है ना, उन्होंने एक जगह अपना आउटलेट पुटअप किया। अब इसके अलावा यदि कोई और चाहता है उनके जैसा बिजनेस करना, वैसा ही सेटअप में, उसी फॉर्म में जो है, तो अलग अलग शहरों में जो है बहुत सारे आउटलेट बन गए हैं और उसको कोई ना कोई मैनेज करता है, तो वो फ्रेंचाइजी बेस्ड पे होता है। जो पर्सन जो है उस बिज़नेस को मैनेज करता है उसे वही जो है फ्रेंचाइज़र बनता है। ठीक है, तो ये जो है हो गया हमारा सेक्शन A। अब यदि हम बात करें सेक्शन B की, जिसमें जो है हमारे पास है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 10 × 5 अगेन 50 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, 10 मार्क्स के, तो लॉन्ग आंसर्स हैं, हमें डिटेल में उन्हें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो हम इसमें शॉर्ट में क्लू देख लेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। हिंदी में भी इसको रीड कर लेते हैं दोस्तों। व्यावसायिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, उसे ही हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ये इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। जैसे हमने एक टाइप देखा कि टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण बिजनेस में इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, है ना। अब देखें कि हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, किसी कारण से हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए, हमारी मशीनरी ख़राब हो गई, जो दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट। वहीं डिमांड पे इम्पैक्ट आ गया ड्यू टू मार्केट, तो ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। तो यही चीज़ें जो है हमें डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम इसी का ही और क्वेश्चन देखें। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमें आलोचना करनी है इनकी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में यदि समझें तो LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एक पॉलिसी 1991 में आई थी, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी थे और प्राइम मिनिस्टर जो है नरसिम्हा राय थे। उस समय जो है LPG पॉलिसी आई थी, इसी कारण से आई थी कि कंट्री में बिजनेस को जो है एक्सपांड करना है, जिसमें लिबरलाइजेशन इसलिए आया था कि अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन से उनको हटाना। वहीं प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उन्हें प्राइवेटाइजेशन अथॉरिटी देना कि वो प्राइवेटली अपना काम कर सकते हैं, है ना, जिससे क्या हो, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगी और इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। फिर ग्लोबलाइजेशन, हमारे बिजनेस को जो है ऑल ओवर द नेशंस, ऑल ओवर द कंट्री और कंट्री से बाहर फैलाना, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो इस पर जो है कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं जो कि हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन के हाथ में दे दिया तो अब वो कहीं ना कहीं अपना पावर दिखाएंगे, है ना। तो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस तो होगा, लेकिन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट की यदि बात करेंगे तो वहाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आलोचना करनी है। वैसे LPG पॉलिसी अच्छी है, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार की औद्योगिक नीति 1991 पर अपने विचार प्रकट कीजिए। एक्सप्रेस द आइडिया
ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऊपर आपसे आलोचना पूछी है, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया कि जो इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 आई थी, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ एलपीजी पॉलिसी कहते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको उसकी आलोचना करनी है और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है आपको उसके बारे में लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं हम इसी के और क्वेश्चन, तो और जो है हम इसका इंग्लिश रीड कर लेते हैं। ओके, हाउ फार इंडियन प्लानिंग इज सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। कितना ज़्यादा इंडिया की जो प्लानिंग होती है वो किस वे में सक्सेसफुल है कि वो गोल्स अचीव कर पा रही है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आपको अलग अलग लेवल फैक्टर्स उठाना है, चाहे हम बात करें इकोनॉमी की बात करें, है ना, कैपिटलिस्ट की बात करें, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, एकाधिकार एक प्रबंधात्मक, ओके क्लियर नहीं है, हम इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। इवेल्युएट द मेन प्रोविजंस ऑफ मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसे हम कहते हैं MRTP एक्ट। तो MRTP एक्ट जो है यही उसके प्रोविज़न होते हैं कि एक तरीके की मोनोपोली जो इस्टेब्लिश की गई है उसमें क्या उसके प्रोविजंस हैं, ताकि जो है मोनोपोली का मिसयूज़ ना हो सके, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें लिखना है हमें इससे रिलेटेड। अब आगे बढ़ें इसी के ही और के क्वेश्चन में, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का संक्षिप्त में समझाना है। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा के बारे में पूछा है, तो फेमा जो है 1 जून 2000 को जो है इनेक्ट हुई थी पूरी कंट्री में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। और इसका पर्पस क्या था, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, कंट्रोल करना, किसको ज़्यादा इम्पोर्ट ना हो, उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। दैट मीन्स टोटल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को जो है कंट्रोल करके रखना, मैनेज करना। ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इंडिया में रहते हैं लेकिन उनकी ब्रांचेस, बिजनेस ब्रांचेस जो हैं बाहर हैं, तो वो डील करेंगे फॉरेक्स से, तो उन पे जो है उनसे रिलेटेड जो है प्रोविजंस बनाना, दैट इज़ द वर्क ऑफ फेमा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको प्रोविजंस लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में यदि हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, एक्सप्लेन, इसके उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए प्रबंध प्रक्रिया को स्पष्ट किया। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। ऑब्जेक्टिव्स लिखना है और क्लियर प्रोसेस ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है डेवलपिंग नेशंस को लोन देने में, ताकि जो है उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एक तरीके का मॉनेटरी फंड देती है, तो उसके ऊपर हमें टिप्पणी करना है कि वो क्या होता है, उसकी क्या पर्पस है, डिटेल में हमें डिस्कस करना है ना। यहाँ पे हमने एक आइडिया ले लिया कि व्हाट इज़ क्वेश्चन रिगार्डिंग। अब व्यवसाय के सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, इसी के और पे पूछा गया है ना। इसको इंग्लिश में यदि हम रीड करें, डिस्कस द मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशो कल्चर एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि हमें शॉर्ट में भी आया है। तो दिस इज अगेन, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करने का, देखने का, समझने का पर्पज़ ये होता है कि हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारे यूनिट्स में से कौन से टॉपिक्स जो हैं इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। जैसे कि हमने देखा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के ऊपर शॉर्ट में भी क्वेश्चन आया है और लॉन्ग में भी आया है। देन हमें यहाँ पे ये एनालिसिस मिलता है कि ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है। ओके, तो ये हमें देखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। ऑनलाइन बैंकिंग एवं इसके उद्देश्य क्या हैं, भारत में ऑनलाइन बैंकिंग की चुनौतियों को बताएं। व्हाट इज़ द ऑनलाइन बैंकिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द वेरियस चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इन इंडिया। तो ऑनलाइन बैंकिंग यानी आप विदाउट गोइंग टू द बैंक ब्रांच में न जाकर अपने घर पे ही डिजिटली मोड से बैंकों की सुविधा लेना, अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं क्रिएटिंग एन FD अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं घर बैठ के ही, जितनी भी
ऑनलाइन फैसिलिटी, बैंक की फैसिलिटी है वो हम ऑनलाइन मोड से लें, तो दैट इज़ ऑनलाइन बैंकिंग। इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, नेट बैंकिंग हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, जैसे कि हम जीपे वगैरह यूज़ करते हैं वो हो गया, है ना। तो एटीएम कार्ड होते हैं, और या फिर कार्डलेस चीज़ें भी जो चल रही हैं, तो इसके बारे में हमें लिखना है। फिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस क्या हैं, ये हार्मफुल भी है क्योंकि कोई आपकी वेबसाइट को हैक कर देता है, वो आपके पासवर्ड को यदि हैक कर लेता है तो जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसी में ही और में क्या पूछा गया है, ई वाणिज्य से आप क्या समझते हैं, भारत में ई वाणिज्य के लाभ बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो दोस्तों ई कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस प्लेटफॉर्म, जहाँ दैट मीन्स हम ऑनलाइन वे में जो है बिजनेस करेंगे, उसी को ही ट्रेड करेंगे, उसी को ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स जो है अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ बिजनेस करेगा उसे हम कहते हैं C2C मॉडल। दैट इज़ एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ओला हो गया या ईबे हो गया, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल पे है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आपको डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है विद द 10th क्वेश्चन। सब में इंटरनल चॉइस दी गई है, तो हमें एक आइडिया हो गया कि किस तरीके क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे आने वाली एग्ज़ाम के लिए। विद दिस थैंक यू, फिर मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ।